अलेक्जेंडर पुश्किन की कहानी ताबूत साज। ये जो हर तरफ ताबूत नजर आते हैं, गोया हमारे आलम पीरी के सफ़ेद बाल हैं। दर्जावीन। ताबूत साज आद्रियान प्रोखोरोव के घर का सारा साजो सामान जनाजा ले जाने वाली गाड़ी पर लद चुका था। मरियल घोड़े चौथी दफा बस्मानिया सड़क से नक्तस्काया सड़क की तरफ चले, जहां उसने नया मकान खरीदा था। उसने दुकान मुकफ्फल करके बाहर दरवाजे पर इस ऐलान की तख्ती लटका दी कि घर किराए या फरोख्त के लिए खाली है, और खुद पैदल अपने नए घर की तरफ चल पड़ा। इस मकान की उसे मुद्दत से आरजू थी और उसने भारी रकम अदा करके इसे खरीदा था। मगर जब वो नए घर की पीली दीवारों के करीब पहुंचा तो उसे यह महसूस करके बहुत ताज्जुब हुआ कि उसके दिल में जरा खुशी न थी। नए घर की अजनबी दहलीज से गुजरकर उसने देखा कि सारा सामान अभी तक गड़मट पड़ा है। उस वक्त उसे अपना पुराना टूटा फूटा मकान याद आया, जहां वो 18 साल तक रहा था, जहां हर चीज करीने से लगी रहती थी। उसने अपनी नौकरानी और दोनों लड़कियों को उनकी सुस्ती पर डांट बताई और खुद घर की दुरुस्तगी में उनकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में हर चीज कायदे से रख दी गई। मुकद्दस शबीहें, चीनी के बर्तनों की अलमारी, मेज, सोफा और पलंग पिछले कमरे में तरतीब से लगा दिए गए। आद्रियान प्रोखोरोव के काम का सामान, यानी मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ पैमाइश के ताबूत, मातमी लिबास, मातमी अबाएं और दस्तारें और मिशलों से भरी हुई अलमारियां बावर्ची खाने और दालान में रख दी गईं। बाहर के दरवाजे पर साइन बोर्ड लटका दिया गया, जिस पर एक मोटे से क्यूपिड की तस्वीर बनी थी, जिसके हाथ में एक उल्टी मिशल थी। नीचे लिखा था कि सादे और रंगीन ताबूत यहां बनाए जाते हैं। नेज़ किराए पर हर वक्त मुहैया किए जा सकते हैं। पुराने ताबूतों की मरम्मत का भी इंतजाम है। उसकी बेटियां अपने कमरे में चली गईं। नए घर का मुआयना करने के बाद वो खिड़की के पास बैठ गया और समावार गर्म करने का हुक्म दिया। हमारे पढ़े लिखे क़ारीन वाकिफ़ हैं कि शेक्सपियर और सर वॉल्टर स्कॉट ने अपनी तसानीफ में गोरकनों को बड़ा खुश तबा और जिंदा दिल दिखाया है, ताकि इस तरह के तजाद से वो हमारे जहन पर गहरा असर छोड़ सकें। मगर हमें सच्चाई ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए हम उनकी तकलीद नहीं कर सकते। और ये कहना पड़ेगा कि हमारे ताबूत साज की तबीयत उसके मनहूस पेशे के लिए बिल्कुल मुनासिब थी। आद्रियान प्रोखोरोव बहुत खामोश और अफसुर्दा मिजाज आदमी था। उसकी चुप सिर्फ 2 मौक़ों पर टूटती थी। एक, जब उसे अपनी बेटियां खिड़की में से ताक झांक करती नजर आती तो उन्हें डांटने फटकारने को उसकी जबान खुल जाती, और या जब उसे किसी बदनसीब या खुशनसीब गाहक से अपनी मेहनत की ज़्यादा से ज़्यादा उजरत वसूल करनी होती। इस वक्त भी हस्ब मामूल आद्रियान गुमसुम खिड़की के पास बैठा चाय की 7वीं प्याली पी रहा था और अपने अफसुर्दा ख्यालात में खोया हुआ था। उसे वो मूसलाधार बारिश याद आई जो पिछले हफ्ते रिटायर शुदा ब्रिगेडियर का जनाजा ऐन कब्रिस्तान में पहुंचते ही हुई थी। पानी पड़ने से न जाने कितनी अबाएं सुकड़ गई होंगी, टोपियों के पट्टे तुड़ मुड़ गए होंगे। उसके यहाँ का सामान बहुत पुराना और खस्ता हालत में था, इसलिए उसे डर था कि चीज़ों को ठीक कराने में काफ़ी रुपया खर्च हो जाएगा। उसने सोचा था कि यह नुकसान सौदागर की बूढ़ी बेवा तरियुखेना की तजहीज़ व तकफीन से पूरा हो जाएगा, जो पिछले साल से कब्र में पांव लटकाए बैठी थी। मगर मुश्किल यह थी कि वो मोहल्ला राजग्लियाई में रहती थी, जो वहां से काफ़ी दूर था। प्रोखोरोव को डर था कि उसके वारिस वादा करने के बावजूद वक्त पर उसे भूल जाएंगे और किसी पास के ताबूत साज से मामला कर लेंगे। वो इसी सोच में पड़ा था कि बाहर के दरवाजे पर किसी ने 3 बार कमज़ोर दस्तक दी। कौन है? आद्रियान ने चिल्लाकर पूछा। दरवाज़ा खुला और एक आदमी, जो कोई जर्मन कारीगर मालूम होता था, कमरे में दाखिल हुआ और बशाश लहजे में आद्रियान से कहने लगा, माफ़ करना हमसाए। उसने टूटी फूटी रूसी में कहा, जिसे सुनकर कोई हंसे बिना नहीं रह सकता। अगर मेरी वजह से तुम्हारे काम में हरज हुआ तो माफ़ करना, मगर मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाह रहा था। मैं मोची का काम करता हूँ। मेरा नाम गोटलिब श्लिट्स है। तुम्हारी खिड़की में से जो छोटा सा घर नज़र आता है ना, मैं उसी में रहता हूँ।
کل میری شادی کی 25ویں سالگرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہاری لڑکیاں آ کر ہمارے ہاں کھانا کھائیں۔ یہ دعوت بڑی خوشی سے قبول کر لی گئی۔ آدریان نے موچی سے بیٹھنے اور چائے پینے کو کہا، اور کچھ ہی دیر میں گوٹلب شلٹس کی سادہ اور پرخلوص طبیعت کی وجہ سے وہ دونوں گھل مل کر باتیں کرنے لگے۔ آدریان نے پوچھا، سناؤ، تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے؟ شکر ہے، چل رہا ہے، شلٹس نے جواب دیا۔ اونچ نیچ تو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہی رہتی ہے، مگر اس کی شکایت کیا؟ میرا کام تمہاری طرح کا نہیں ہے، کیونکہ زندہ آدمی بغیر جوتوں کے گزارا کر سکتا ہے، مگر مردہ بغیر تابوت کے نہیں رہ سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آدریان نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ زندہ آدمی کے پاس جوتے خریدنے کو دام نہ ہو تو وہ ننگے پاؤں پھر لے گا، تمہارا نقصان نہیں کرے گا، مگر مردہ بھک منگوں کو مفت تابوت دینا پڑتا ہے۔ کچھ دیر تک یوں ہی بات چیت چلتی رہی۔ آخر موچی اٹھا اور جانے کی اجازت چاہی۔ چلتے چلتے ایک دفعہ پھر اپنے ہاں آنے پر اصرار کیا۔ اگلے دن عین دوپہر کے وقت آدریان اور اس کی بیٹیاں اپنے نئے گھر سے پڑوسی کے گھر چلیں۔ میں آج کل کے ناول نگاروں کی طرح آدریان پروخوروف کی روسی کفتان اور اس کی بیٹیوں ایکولینا اور داریا کے یوروپین لباسوں کا بتفصیل تذکرہ نہیں کروں گا۔ صرف یہ کہنا کافی ہے کہ دونوں خواتین پیلے رنگ کی ٹوپیاں اور سرخ سلیپر پہنے ہوئے تھیں جو وہ خاص خاص موقعوں پر پہنتی تھیں۔ موچی کا ننھا سا کمرہ مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ ان میں زیادہ تر جرمن اہل حرفہ، ان کی بیویاں اور ان کے شاگرد شامل تھے۔ صرف پولیس کانسٹیبل یورکو روسی تھا۔ گو اس کا عہدہ بہت معمولی تھا، مگر میزبان کی اس پر نظر عنایت تھی۔ 25 سال تک وہ پوگوریلسکی کے مشہور ڈاکیے کی طرح اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا رہا تھا، مگر سن 1812 میں جب آگ نے ماسکو کے قدیم دارالحکومت کو جلا کر تہس نہس کر دیا تو پولیس کانسٹیبل کا زرد چوبی کمرہ بھی جل کر راکھ ہو گیا، مگر دشمن کے بھاگتے ہی اس کی جگہ ایک نیا سنتری خانہ تعمیر ہوا جس پر خاکستری روغن ہوا تھا اور بھدے سفید ستون تھے۔ یورکو نے حسب سابق سر سے پاؤں تک مسلح ہو کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ نیکٹسکی دروازے کے آس پاس کی گلیوں میں بسنے والے تقریباً سب جرمنوں سے وہ واقف تھا، جن میں سے بعض کو کبھی کبھی اتوار کی رات اس کے پہرے خانے میں بسر کرنی پڑتی تھی۔ آدریان اسے تعارف کرنے بڑھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر اسے کانسٹیبل صاحب کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جب مہمان میز پر بیٹھے تو دونوں ایک دوسرے کے پاس پاس تھے۔ شلٹس، اس کی بیوی اور ان کی 17 سالہ لڑکی لوٹخین مہمانوں کے ساتھ شریک طعام بھی تھے اور کھانا پیش کرنے میں نوکروں کی مدد بھی کر رہے تھے۔ بیئر پانی کی طرح پی جا رہی تھی۔ یورکو نے 4 آدمیوں کے برابر کھایا۔ آدریان بھی کچھ پیچھے نہ تھا، مگر اس کی بیٹیاں بڑے تکلف سے کھا رہی تھیں۔ گفتگو زیادہ تر جرمن زبان میں ہو رہی تھی۔ آوازیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھیں کہ اتنے میں میزبان نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے ایک بوتل کھولی اور پھر بآواز بلند روسی میں کہا، میری نیک شریک زندگی لوئیزا کا جام صحت۔ ہلکے رنگ کی شیمپین بوتل میں سے ابلنے لگی۔ میزبان نے اپنی ادھیڑ عمر شریک زندگی کے شگفتہ چہرے کو پیار کیا اور مہمان خوشی خوشی نیک لوئیزا کا جام صحت پینے لگے۔ میزبان نے دوسری بوتل کا کاگ اڑاتے ہوئے کہا، اور یہ ہے میرے عزیز مہمانوں کا جام صحت۔ مہمانوں نے شکریہ ادا کر کے گلاس پھر خالی کر دیے۔ اب کیا تھا، پے در پے جام صحت پیے جانے لگے۔ پہلے ہر مہمان کا جام صحت پیا گیا، پھر ماسکو شہر کا، پھر جرمنی کے چھوٹے چھوٹے درجن بھر غیر معروف شہروں کا، پھر ہر قسم کے کاروبار کا، پھر ہر کاریگر اور اس کے شاگرد کا۔ آدریان نے نہایت ایمانداری سے ہر دفعہ گلاس خالی کیا۔ آخر میں وہ نشے میں اتنا دھت ہو چکا تھا کہ ترنگ میں آ کر اس نے بھی ایک جام صحت تجویز کیا جو سب نے خوشی خوشی پیا۔ اتنے میں ایک مہمان نان بائی نے اپنا گلاس اٹھا کر پرجوش لہجے میں کہا، ان کا جام صحت جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، یعنی ہمارے گاہکوں کے لیے۔ یہ جام بھی اوروں کی طرح متفق طور پر جوش و خروش کے ساتھ پیا گیا۔ اب مہمانوں نے ایک دوسرے سے معانقہ شروع کیا۔ درزی نے موچی سے، موچی نے درزی سے اور نان بائی نے ان دونوں سے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ان باہمی معانقوں کے دوران یورکو نے تابوت ساز سے کہا، پڑوسی، تم اپنے مردوں کا جام صحت پیو نا۔ اس پر سب ہنس پڑے، سوائے تابوت ساز کے جس نے غصے سے بھویں سکیڑ لیں۔
मगर सब पीने पिलाने में इतने मशगूल थे कि किसी ने उसकी इस हरकत पर तवज्जो न दी। जब सब रुखसत होने के लिए उठे तो गिरजा से शाम के घंटों की आवाज़ें आ रही थीं। मेहमानों के रुखसत होते होते काफ़ी देर हो गई। सब नशे में धुत थे। मोटे नान बाई और एक जिल्द साज ने, जिसका चेहरा सुर्ख मुराको चमड़े में मुजल्लद मालूम होता था, कांस्टेबल को बगलों में हाथ देकर उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया और इस तरह ये रूसी कहावत पूरी कर दिखाई कि कर्ज की अदायगी नेमत है। ताबूत साज घर पहुंचा तो नाराज और झुंझलाया हुआ था। आखिर ये क्या बात है, उसने बाआवाज़े बुलंद सोचते हुए कहा कि और सब पेशे तो काबिल इज्जत हैं, मेरा पेशा किस बात में घटिया है? क्या ताबूत साज जल्लाद का भाई बंद होता है? आखिर ये गैर मुल्की अहमक जर्मन किस बात पर हंस रहे थे? क्या इनके ख्याल में ताबूत साज अहमक या मस्खरा है? और मैं सोच रहा था कि अपने नए घर की खुशी में जो दावत करूंगा तो इन सबको बुलाऊंगा, मगर अब नहीं। बस अब तो मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनकी मैं खिदमत करता हूं, यानी ईसाई लाशों को। जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी नौकरानी ने उसके जूते उतारते हुए कांप कर कहा। जरा आप सोचिए तो, खुदा के लिए अपने पर सलीब का निशान बनाइए, मुर्दों को अपने घर दावत पर बुलाइएगा। उफ खुदाया, मेरी तोबा। हाँ तो क्या हुआ? खुदा गवाह है, मैं ऐसा ही करूंगा, आद्रियान ने कहा, और कल ही बुलाऊंगा। ऐ मेरे मोहसिनों की रूहों, कल रात का खाना मेरे साथ खाओ और जो कुछ रूखा सूखा मेरे पास है उसमें शरीक होकर मेरी इज्जत बढ़ाओ। यह कहकर ताबूत साज अपने पलंग पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। सुबह का अंधेरा पूरी तरह गायब न हुआ था कि आद्रियान को उठना पड़ा। ताजिर की मालदार बेवा तरीखीना का इंतकाल रात को हो गया था। उसके मुख्तार खास के पास से एक आदमी ये खबर लेकर घोड़े पर आद्रियान के पास आया। ताबूत साज ने उसे 10 कौपेक वोदका पीने के लिए इनाम दिए और खुद उजलत के साथ कपड़े तब्दील करके एक घोड़ा गाड़ी में सवार होकर राजग्लियाई में पहुंचा। मुतवफ़ी खातून के दरवाजे पर पुलिस का पहरा था। ताजिर गधों की तरह मंडलाते हुए इधर उधर फिर रहे थे। मैयत मेज पर रखी थी। बेजान मोमी चेहरे के नक्शो निगार अभी तक बिगड़े न थे। रिश्तेदार, पड़ोसी और नौकर चाकर चारों तरफ से घेरे हुए थे। सारी खिड़कियां खुली थीं। अंदर मोमी शम्में जल रही थीं और पादरी दुआएं पढ़ रहे थे। आद्रियान मुतवफ़ी के भतीजे के पास गया, जो निहायत फैशनेबल कोट में मलबूस एक नौजवान ताजिर था। आद्रियान ने जाकर कहा कि ताबूत शम्मे, ताबूत बरदार और जनाजे के साथ की और ज़रूरी चीज़ें जल्द अज जल्द अच्छी हालत में मुहैया कर दी जाएंगी। वारिस ने बेख्याली के साथ शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मोल तोल करना नहीं चाहता, हर बात उसके ईमान पर छोड़ता है। ताबूत साज ने हस्बे आदत कसम खाकर कहा कि वो एक कौपिक ज्यादा लेना भी हराम समझता है। उसके बाद उसने मुख्तार खास से नजरों ही नजरों में कुछ तय किया और अपने घर आकर तैयारी में मसरूफ हो गया। सारे दिन वो नेक्टस्की दरवाजे से राजग्लियाई तक फेरे करता रहा और शाम तक हर चीज कायदे के मुताबिक वहां पहुंच गई और वो कोचवान को छुट्टी देकर अपने घर पैदल रवाना हुआ। चांदनी छिटकी हुई थी। ताबूत साज बखैरियत नक्तस्की दरवाजे तक पहुंच गया। जब वो शहीदों के गिरजा के पास से गुजरा तो हमारे दोस्त योरको ने डपट कर पूछा, कौन है? मगर फिर ताबूत साज को पहचान कर उसने उसे शब बखैर कहा। रात ज्यादा गुजर चुकी थी। आद्रियान घर के करीब पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि कोई चुपके से उसके दरवाजे में गायब हो गया। इसका क्या मतलब? आद्रियान सख्त हैरान था। इस वक्त किसको मेरी जरूरत हो सकती है? क्या खबर कोई चोर डाकू हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी अहमक लड़कियों के पास रात गुजारने आया हो। उसे फौरन अपने दोस्त योरको को मदद के लिए बुलाने का ख्याल आया। इतने में एक आदमी दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर दाखिल होने ही वाला था कि उसकी नजर आद्रियान पर पड़ी, जो तेजी से घर की तरफ जा रहा था। वो ठहर गया। उसने अपनी वर्दी की टोपी सलाम के तौर पर उठाई। आद्रियान को उसका चेहरा कुछ देखा देखा मालूम हुआ। आपको आपको क्या मुझसे मिलना है? उसने तकरीबन हाँफते हुए सवाल किया। अंदर तशरीफ लाइए। तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं साहब, अजनबी ने खोखली आवाज़ में जवाब दिया। आप पहले तशरीफ ले चलिए और अपने मेहमानों को रास्ता दिखाइए। आद्रियान को घर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि उसे खुद ही तकल्लुफ गवारा न था। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो घर की सीढ़ियों तक पहुंच गया और उसके पीछे पीछे दूसरा भी। आद्रियान को लगा कि उसके घर में कुछ लोग इधर उधर चल फिर रहे हैं। लानत खुदा की, आखिर ये बात क्या है?
उसने तेजी से अंदर दाखिल होते ही सोचा, उसके घुटने जवाब दे गए जब उसने देखा कि सारा कमरा लाशों से भरा हुआ था। खुली हुई खिड़की में से चांदनी उनके सर्द और नीलगू चेहरों, धसे हुए दहानों, धुंधली नीम व आंखों और सुती हुई नाकों पर पड़ रही थी। आद्रियान ने खौफजदा निगाहों से उन लोगों को पहचाना जिनके कफन दफन में उसने मदद की थी। उसके पीछे आने वाला वही फौजी अफसर था जो पिछले हफ्ते मूसलाधार बारिश में दफन हुआ था। सब मर्द और औरतें उसके चारों तरफ जमा हो गए और उसे सलाम और मुबारकबाद पेश करने लगे, सिवाय एक गरीब के जो चंद ही दिन हुए मुफ्त दफनाया गया था। उसे करीब आने की जुर्रत न हुई। वो कमरे के कोने में ऐसी आजिजी से खड़ा था जैसे उसे अपने चीथड़ों पर शर्म आ रही हो। सिवाय उसके सभी के लिबास ढंग के थे। खवातीन रिबन वाली टोपियां पहने थीं। फौजी अफसर अपनी किर्म खुर्दा यूनिफॉर्म में थे। सबकी हजामतें बढ़ी हुई थीं। ताजिर निहायत बढ़िया लिबास में थे। फौजी अफसर ने सबकी नुमाइंदगी करते हुए कहा, प्रोखोरोफ, हम सब लोग तुम्हारे बुलावे पर उठकर आए हैं। सिर्फ वो जो बिल्कुल खाक दर खाक हो चुके थे या वो जो महज हड्डियों का ढांचा थे और उठने से माजूर हैं, नहीं आ सके। मगर उनमें से भी एक आने का इतना ख्वाहिशमंद था कि न रुक सका। इस पर एक छोटा सा ढांचा मजमे में घुसकर राह बनाता हुआ आद्रियान की तरफ आया। उसके बेरौनक चेहरे पर मोहब्बत भरी खौफनाक मुस्कुराहट थी। शोख सब्ज और सुर्ख रंग के कपड़े की धज्जियां उसके चारों तरफ इस तरह लटक रही थीं जैसे वो कोई खंबा हो। टांगों की हड्डियां इस तरह खड़खड़ा रही थीं जैसे हावन में मूसली। अरे प्रोखोरोफ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? ढांचे ने कहा। क्या तुम रिटायर्ड सार्जेंट प्योतर पेत्रोविच क्रेलकन को भूल गए, जिसके लिए तुमने पहला ताबूत बेचा था, जो था तो सनोबर की लकड़ी का मगर तुमने बलूत का कहकर बेचा सन 1799 में? इन अल्फाज के साथ ढांचे ने अपने बाजू बगलगीर होने के लिए बढ़ाए। आद्रियान ने पूरी ताकत से चीख मारी और उसे धक्का देकर अपने से परे कर दिया। प्योतर पेत्रोविच झूमा और जमीन पर हड्डियों का ढेर बनकर आ रहा। लाशों में गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई। सब अपने साथी की हतक का बदला लेने के लिए कोसने और धमकियां देते हुए आद्रियान की तरफ बढ़े। बदकिस्मत मेजबान उनकी चीखों से तकरीबन बहरा और उनके हमले से इतना बदहवास हुआ कि बेहोश होकर मरहूम सार्जेंट की हड्डियों के ढेर पर गिर पड़ा। सूरज की शुआएं ताबूत सास के पलंग पर पड़ रही थीं। गर्मी से उसने आंखें खोली तो खादमा को समावार में अंगारे सुलगाने में मसरूफ पाया। आद्रियान को गुज़श्ता रात के खौफनाक वाकयात याद आए। तरियुखेना, फौजी अफसर और सार्जेंट क्रेलकन अभी तक उसके तखय्युल में धुंधले धुंधले सायों की तरह मंडला रहे थे। पहले तो वो चुपचाप इंतजार करता रहा कि शायद मुलाजमा खुद ही बात छेड़े और रात के वाक़े का अंजाम बताए। आद्रियान प्रोखोरोफ, आज आप बहुत देर तक सोते रहे, अक्सीनिया ने उसे लिबास देते हुए कहा। हमारा पड़ोसी दर्जी आपसे मिलने आया था और पुलिस कांस्टेबल ये बताने कि आज पुलिस इंस्पेक्टर साहब की सालगिरह है, मगर आप तो ऐसे बेखबर सो रहे थे कि हमारा जी ना चाहा कि आपकी नींद खराब करें। मरहुमा तरियुखेना के यहाँ से तो कोई नहीं आया। मरहुमा? यानी क्या क्या वो मर गईं? तुम भी कितनी अहमक हो। क्या कल तुमने उनके कफन दफन का सामान तैयार करने में मेरा हाथ नहीं बटाया था? आपका दिमाग दुरुस्त है जनाब, या अभी तक रात की शराब का खुमार बाकी है? कल किसका कफन दफन हुआ था? सारे दिन तो आप जर्मन के यहाँ दावत में रहे, रात को बिल्कुल मदहोश वापस आए और आते ही ऐसे बेसुध पलंग पर पड़ गए कि अब जागे हैं। गिरजा के घंटे भी बज बज कर बंद हो गए। अच्छा, सचमुच? ताबूत साज ने इत्मीनान की सांस लेकर कहा। सचमुच नहीं तो क्या, मुलाजमा ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो लाओ चाय जल्दी से, और मेरी बेटियों को भी बुला लो।